नमस्कार दोस्तों, इस समय देश के कई स्टेट्स में यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मैक्सिमम नॉर्थ स्टेट में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट साउथ तक भी पहुंच चुके हैं, तेलंगाना तक। युवा सड़क पर आ चुके हैं, बस ट्रेनों में आग लगा रहे हैं। लेकिन इस बार ये प्रोटेस्ट किसी कम्युनल वायलेंस और धर्म की लड़ाई की वजह से नहीं हो रहे हैं, बल्कि 14 जून को डिफेंस मिनिस्ट्री के एक स्कीम के अनाउंसमेंट के बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। अग्निपथ स्कीम, ये स्कीम क्या है, इसमें रिक्रूट होने वाले अग्निवीर जवानों को क्या क्या मिलेगा, ये सभी चीजें अब मैक्सिमम सभी लोगों को पता चल चुका है। और इसी स्कीम के रिवोल्ट में यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई लोग इस स्कीम को फेवर कर रहे हैं तो कई लोग इसके अगेंस्ट में हैं। लेकिन कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दोनों ही साइड से मिसिंग है, जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है आप ये वीडियो पूरा देखोगे और उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको शायद याद होगा, मई 2020 में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक न्यूज आई थी TOD, टूर ऑफ ड्यूटी को इंट्रोड्यूस करने की। टूर ऑफ ड्यूटी इज लाइक आर्म फोर्सेज में यूथ को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देश की सेवा का मौका मिलेगा। अग्निपथ स्कीम वही टूर ऑफ ड्यूटी है, जिसमें यूथ को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग पीरियड और आफ्टर दैट 3.5 ईयर्स नॉर्मल आर्म फोर्सेज में ड्यूटी, नेवी, आर्मी या फिर एयरफोर्स, जिसके लिए गवर्नमेंट अच्छा खासा सैलरी पैकेज और आफ्टर 4 इयर्स रिटायरमेंट सेवा निधि लगभग 11 से 12 लाख रुपए का सॉलिड अमाउंट देगी। एलिजिबिलिटी रखी गई है 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के एज ग्रुप वाले लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। सिर्फ इस साल के लिए इस अपर एज लिमिट को 21 से 23 कर दिया गया है, ताकि पिछले 2 साल से जो रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और यूथ जो उसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस बार इस स्कीम का बेनिफिट ले सकें। अगली बार ये वापस 21 साल तक ही रहेगी। इन केस अगर अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो उस केस में 45 लाख तक का एक इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाएगा। टेन्योर पूरा हो जाता है जवान का तो उसके बाद उसको एक स्पेशल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जिसके बाद वो किसी बैंक से लोन ले सकते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहते हैं तो उस सर्टिफिकेट पर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। बट अब क्वेश्चन आता है, जब इतने सारे बेनिफिट हैं तो फिर यूथ इस चीज का प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? 17.5 साल से 21 साल का जो एज ग्रुप होता है, एक प्राइम एज होती है 21 से 25 साल तक भी, उसमें ना तो किसी यूथ के पास कोई सॉलिड प्लानिंग होती है, ना कोई सेविंग होती है। गवर्नमेंट वो चीज दे रही है तो यूथ उस चीज को प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस क्यों किया है? मई 2020 में उस समय के आर्मी चीफ MM निर्वाणा ने कहा था कि जब उनके रिप्रेजेंटेटिव किसी कॉलेजेस में, उनके ऑफिसर जब किसी कॉलेज में या फिर स्कूल्स में जाते हैं तो वहां का यूथ चाहता है कि डिफेंस में ऐसे चेंजेस होने चाहिए ताकि वो लोग जो देश की सेवा करना चाहते हैं बट नॉट एज देयर करियर, नॉट एज फुल टाइम, उनको भी मौका मिले। कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए डिफेंस में। तो क्या ये जो स्कीम है ये उन यूथ के लिए है या फिर इस स्कीम के पीछे और भी दूसरे कुछ रीजंस हैं? अब इन दोनों ही क्वेश्चन को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। यूथ क्या चाहता है और वो इस डिसीजन का प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? जितना मैंने टीवी, न्यूज़पेपर और पर्सनली पूछा, उनमें से मैक्सिमम लोगों का कहना है कि जॉब सिक्योर होनी चाहिए, जॉब परमानेंट होनी चाहिए जैसे पहले थी, प्लस पेंशन भी मिलनी चाहिए। और उनका कहना है कि कई बार तो उनको 4 साल से ज्यादा सिर्फ प्रिपरेशन में टाइम लग जाता है, तो ऐसे में इस स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्या युवा देश की सेवा से ऊपर रखते हैं जॉब सिक्योरिटी और पेंशन को? मेरा मानना है यूथ इस चीज में काफी हद तक सही है। मैं नहीं मानता कि कोई भी आज सिर्फ देश की सेवा अपने मन की आवाज सुनकर करते हैं, जिसके लिए आप उनको कुछ भी अमाउंट दे दोगे और वो वहां सरहद पर जाकर अपनी जान हथेली पर रख देंगे। आज सब चाहते हैं कि उनकी जॉब सिक्योर हो। किसी अनफॉर्चुनेट केस में अगर उनकी बॉर्डर पर एक्सीडेंट होता है, कोई डेथ हो जाती है, तो उनकी फैमिली को एटलीस्ट पेंशन मिलती रहे, ताकि उनकी फैमिली को कभी सफर ना करना पड़े। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, और इसलिए वो इतनी मेहनत करते हैं। और एक सिनेरियो अब आप खुद इमेजिन करो, एक वो सोल्जर जो टूर ऑफ ड्यूटी का हिस्सा है, जो टूर ऑफ ड्यूटी के लिए सिर्फ 4 साल के लिए इस जॉब में आया है और जिसको पता है कि इन 4 साल के बाद उसको रेगुलर लाइफ जीनी है। और एक सोल्जर वो जो नॉर्मल आर्म फोर्सेस में ज्वाइन हुआ है, जिसको पता है कि उसकी जिंदगी पूरी आर्म फोर्सेस के लिए है, वो जानता है कि उसकी जॉब सिक्योर है और उसको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और अगर कल को कुछ उसको होता भी है तो उसकी फैमिली को एटलीस्ट पेंशन मिलती रहेगी। तो इन दोनों ही केसेस में कौन सा सोल्जर होगा जो अपना 100% देगा? जवाब बहुत ही ज्यादा क्लियर है। पिछले 2 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। जिन्होंने मेडिकल क्लियर कर लिया था उनके रिटन एग्जाम्स कैंसिल हो गए। तो ऐसे में अचानक से अग्निपथ स्कीम का आना एक बहुत बड़ा शॉक है। वो लोग जो कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहे थे कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, अचानक से ऐसी स्कीम का आना उनके लिए एक शॉक से कम नहीं है, और इसी वजह से ये प्रोटेस्ट अब बढ़ता जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट इस स्कीम को इंट्रोड्यूस क्यों कर रही है?
अभी गवर्नमेंट के पास इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए काफी सारी एक्सप्लेनेशंस हैं जो हो सकता है काफी हद तक वैलिड हो। फर्स्ट, अब तक सेना में भर्ती ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम जो कि रेजिमेंट बेस्ड सिस्टम था उसी तरीके से होती है। गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाले टाइम में ये क्लास सिस्टम जो रेजिमेंट बेस्ड सिस्टम है, जो कास्ट बेस्ड होता है, लाइक सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इस टाइप के जो सिस्टम है, जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, वो आगे चलकर खत्म हो। फ्यूचर में इसी टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू गवर्नमेंट इस चीज को खत्म करेगी। अफोर्डेबल एंड यंग सोल्जर्स, गवर्नमेंट चाहती है कि सोल्जर्स की बढ़ती हुई कमी भी पूरी हो जाए और गवर्नमेंट को उनके ऊपर एक्स्ट्रा स्पेंड भी ना करना पड़े। इसलिए इस स्कीम में, अग्निपथ स्कीम में पेंशन नहीं देने की बात की गई है। गवर्नमेंट चाहती है कि उसके पास यंग सोल्जर्स हो। अभी जो आर्म फोर्सेस का जो एवरेज एज ग्रुप है वो अराउंड 34 to 35 है, और इस स्कीम के 4 से 5 साल के बाद जो एवरेज एज ग्रुप होगा आर्म फोर्सेस का, इंडियन आर्म फोर्सेस का, वो अराउंड 25 to 26 है। जब यंग आर्मी होगी, यंग आर्म फोर्सेस होगी, तो नेचुरल सी बात है कि वो कहीं ना कहीं देश के जवानों के लिए, कॉम्बैट फोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस। इंडियन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का जो डिफेंस बजट है वो है 5,25,166 करोड़। इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंस एक्सपेंडिचर उसके टोटल एक्सपेंडिचर से कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है। 2022-23 का जो डिफेंस बजट है वो उसके टोटल एक्सपेंडिचर का अराउंड 13% है। 2012-13 में ये डिफेंस बजट टोटल एक्सपेंडिचर का अराउंड 16.6% था, जो शो करता है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है। तो डिफेंस का जो टोटल बजट है वो अलग अलग चीजों पर स्पेंड किया जाता है। इसका जो पूरा ब्रेकडाउन होता है वो फर्स्ट सैलरीज के लिए यूज होता है, जो आर्म फोर्सेस के जितने भी सोल्जर्स हैं उनकी सैलरीज देने के लिए। सेकंड, कैपिटल आउटलेज के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क है, टैंक्स हैं, नेवल वेजल्स हैं, इन सब के कंस्ट्रक्शन में, मशीनरी पर, इक्विपमेंट्स में, इन सब चीजों में। थर्ड, पेंशंस पर, जो रिटायर्ड आर्म फोर्सेस हैं उनको पेंशन देने के लिए। फोर्थ, स्टोर के लिए, एम्यूनिशन है, रिपेयर वर्क होते हैं, उन सभी चीजों में। फिफ्थ, अदर्स लाइक हाउसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेवी, आर्मी और एयर फोर्स, इन सभी में जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो आर्मी का है। आर्मी का जो टोटल बजट है उसका अराउंड 76% सिर्फ उसके सोल्जर्स और पेंशन को देने में खर्च हो जाता है। इसके अलावा मेंटेनेंस और अदर चीजों में। इसके अलावा जो लास्ट बचता है वो 8% जो मॉडर्नाइजेशन के लिए यूज होता है, जो बहुत ही कम परसेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO का जो टोटल बजट है वो इंडियन गवर्नमेंट की GDP का ओनली 1% है, जो कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। और ये भी रफली डाटा है, ये 1% से भी कम है। DRDO जो न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम करती है, जब उस ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट पैसा नहीं होगा, जब अच्छा स्कोप ही नहीं होगा रिसर्च करने का, तो कैसे वो नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी। और यही सारे रीजंस हैं जिसके वजह से गवर्नमेंट टूर ऑफ ड्यूटी जैसे नए स्कीम को ला रही है, सोल्जर्स की पेंशन को बंद कर रही है और इसी पैसे को वो मॉडर्नाइजेशन पर शिफ्ट करना चाहती है। बट क्या ये डिसीजन सही है? अगर सोल्जर्स के पेंशन को खत्म किया जा रहा है तो क्या पॉलिटिशियंस के पेंशंस को खत्म नहीं करना चाहिए? दिस इज द हाई टाइम कि पॉलिटिशियंस की भी पेंशन को खत्म करना चाहिए। वो पॉलिटिशियन जो 1 साल, 2 साल, इवन 1 महीने भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, पार्षद विधायक बन रहे हैं, वो भी पूरी जिंदगी भर अच्छा खासा पेंशन ले रहे हैं। सिर्फ पेंशन ही नहीं, ट्रैवल अलाउंस है, फॉरेन मेडिकल सर्विसेज है, क्या इन सारी सर्विसेज को कट ऑफ नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो सोल्जर्स जो सरहदों पर खड़े हैं बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, क्या उनके पेंशन्स को कट ऑफ करना चाहिए, या इन पॉलिटिशियंस के पेंशन को जो मल्टीपल पेंशन्स यूज कर रहे हैं, जिनको पूरे लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिल रही है। अब इन सभी चीजों के बाद एक बात और आती है कि इंडिया में कभी भी आर्म फोर्सेस में कॉन्स्क्रिप्शन नहीं रहा है। कॉन्स्क्रिप्शन यानी कि कंपल्सरी आर्म फोर्स सर्विस। ब्राजील, इजराइल, रशिया जैसे कई बड़े देशों में आर्म फोर्सेस में सर्विस देना जरूरी है। सर्टेन एज अचीव करने के बाद आर्म फोर्सेस में जाकर सर्विस देना जरूरी होता है, जबकि वहां पर अग्निपथ जैसी स्कीम में जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो भी नहीं दिए जाते। वहीं वो यूथ जो कल देश की सेवा करना चाहते हैं वो आज देश की ही संपत्ति को आग लगा रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, बसेस में आग लगा रहे हैं। क्या ये चीजें सही हैं? वॉयलेंस किसी भी मैनर में सही नहीं है, और जितना ये प्रोटेस्ट रियल है उतना ही ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड भी लग रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। थैंक यू।